Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Polis Historia. I am Vidhi. As you know, I teach class 12th Humanities, History and Political Science. So this is the second chapter of the book Politics in India Since Independence. The first chapter was the challenges of nation building, in which हमने देखा था that how our India got independent, partition के बारे में हमने देखा. Then we studied that how all thanks to Sardar Vallabhbhai Patel, that how Mr. Patel he integrated our country. उसके बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किस तरह से बनी थी, हाउ दिस इंडिया गॉट यूनाइटेड इनटू वन बिग नेशन. So it was the first chapter. So now we are going to start chapter number 2, era of one party dominance. पार्टी, यहाँ पर कोई पार्टी वैसे पार्टी की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर पार्टी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी. जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. राइट नाउ बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस इज़ द ऑपोजिशन. बट एक टाइम ऐसा था व्हेन कांग्रेस वॉज दी ओनली पार्टी. लाइक आज हम कहते हैं ना कि बीजेपी का और कोई कंपेटिटर नहीं है उसके सामने. तो एक टाइम ऐसा भी था जब कांग्रेस का कोई कंपेटिटर नहीं था. कांग्रेस वॉज दी ओनली पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने बहुत टाइम तक एक डोमिनेंस अपना रखा था. स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था. तो हम इस चैप्टर में वही सब पढ़ने वाले हैं कि हाउ इंडिया एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसमें इतने सारे इलिटरेट लोग थे, उनको वोटिंग के बारे में समझाना, उनको इलेक्शन के बारे में समझाना, किस तरह से हमारा पहला इलेक्शन हुआ होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. वही डेमोक्रेसी का यहाँ मतलब है इलेक्शन कराना. You know what is democracy? A government of the people, for the people and by the people. ये हमने बहुत ही फेमस है डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, जो हमने हमेशा पढ़ी है. वही है डेमोक्रेसी. एक ऐसी सरकार बनाना डेमोक्रेसी के थ्रू जिसमें जो लोगों के थ्रू बनी गई हो, जो लोगों ने बनाई हो और लोगों के लिए बनाई गई हो. तो वही है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आई कैसे? थ्रू इलेक्शंस. अब वो इलेक्शन हुए कैसे, वो उसकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. जैसे कि हमने देखा था कि पार्टीशन की उस पे पार्टीशन के बाद या पार्टीशन के साथ साथ हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ. उसके बाद किस तरह से हमने उसको इंटीग्रेट किया, हमने कितने सारे चैलेंजेस फेस करे. सो मच सीरियस चैलेंजेस वी हैव फेस्ड एंड leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. बहुत सारी लीडर्स ने ये मान लिया था कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती. They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. अच्छा, ये बाहर के देशों की बात हो रही है कि they said कि national unity उनकी first priority है, लेकिन democracy हमारे देश में differences और conflicts लेकर आएगी. democracy को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं. हालांकि democracy आज की, अगर हम आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी है. मोनार्की भी अब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बहुत कम रह गई है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी ही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है. बट अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो यूनिटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है किसी भी देश के. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. इसीलिए कॉलोनियलिज्म ख़त्म जैसे हो रहा था, जैसे हम 47 में आज़ाद हुए, ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो उसी टाइम पर आज़ाद हो रहे थे, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो रहा था. तो बहुत सारे देशों ने ये सोचा कि हमें नॉन डेमोक्रेटिक रूल ही अपनाना चाहिए. It took various forms: nominal democracy but effective control by one leader, one party rule और direct army rule, जैसे कि चाइना में है. वहाँ पर एक ही पार्टी है, कहने को वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर एक ही लीडर है, एक ही पार्टी है. तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ डेमोक्रेसी, पर उसको भी डेमोक्रेसी की श्रेणी में डाला जाता है. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून. और जितने भी ये नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स होते हैं, ये सब यही प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हम धीरे धीरे अपने कंट्री को जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उसके बाद इवेंचुअली हम डेमोक्रेसी को ही इस्टेब्लिश करेंगे. बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वन पार्टी डोमिनेंस या वन पार्टी रूल को ख़त्म करना. द कंडीशंस इन इंडिया वॉज नॉट वेरी डिफरेंट. हाँ, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया था, हाँ हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन
अब जैसे हमने ऊपर चाइना की बात करी, तो जैसे कि हाँ वन पार्टी रूल की बात हो रही थी, तो मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, तो हो तो इंडिया में भी वही रहा था, एक ही पार्टी थी, वही कांग्रेस ही बार बार जीत रही थी। तो एक तरह से तो हमारा देश भी फिर प्योर डेमोक्रेसी नहीं कहलाया जा सकता। तो इंडिया के लिए भी बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, ऊपर से इमरजेंसी भी लग गई थी बीच में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर है उसके आगे। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। ठीक है, वी मतलब हमने ये सोचा कि वी विल स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। Any other path would have been surprising for our freedom struggle, was deeply committed to the idea of democracy। और क्योंकि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा था उसमें हमने काफ़ी बार डेमोक्रेसी का जिक्र करा था, काफ़ी बार हमने ये चीज़ बड़ी एविडेंटली बताई गई थी हमारे लोगों को कि वी विल स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. It is very important. जो हमारे उस टाइम के लीडर्स की जो सोच थी वो यही थी कि पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिवाइड हाउ इट गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। ऑब्वियसली हर सोसाइटी को ये चीज़ डिसाइड करनी होती है पहले से ही कि वो अपने देश को, अपनी जनताओं को, अपने स्टेट को किस तरह से गवर्न करेगी, किस तरह से रेगुलेट करेगी। वही चीज़ हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। इट शोज अस द पाथ दैट हाउ टू गवर्न दिस कंट्री। देर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में इतनी यूनिटी है, बट हमें ये भी तो पता है ना, हमारा यूनिटी है बट डिफरेंसेस भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कल्चरल, हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है हमें। तो जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना, अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस होना बहुत कॉमन है। तो यही हो रहा था। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। और डेमोक्रेसी वाली पॉलिटिक्स करना ही उस चीज़ को ख़त्म कर देने का एक ज़रिया था, उसको, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स के साथ हमारा देश का जन्म हुआ था, पार्टीशन के साथ हमने एक इंडिपेंडेंट इंडिया की नींव रखी थी, एज वी से। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ही था जो इस चीज़ का आंसर दे सकता था कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, यूनिटी के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। While competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest। हाँ, पॉलिटिक्स को हमेशा माना जाता है, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं और हमेशा पावर को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना, अपने लोगों के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का पर्पज़ होता है। एक्चुअली यही एग्जैक्ट पर्पज़ होता है। दिस इज़ द रूट आर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। और हमारे लीडर्स ने यही सोचा था कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू हम अपने देश के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, एंड वी विल स्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। हाँ, तो हमने क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, साइन हुआ था 24 जनवरी को, और 26 जनवरी जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन वो एक्चुअली इफ़ेक्ट में आया था। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट थी जो बिना इलेक्शन के, मतलब हाँ उस टाइम पर अंग्रेज़ों के टाइम पर इलेक्शन हुए थे, बट तब भी बिल्कुल फुल फ्लेजेड इलेक्शन नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जो उस टाइम पर रूल कर रही थी, जो कि हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर हमने ये डिमांड करी थी ब्रिटिशर्स से कि आप लोग रूल करो बट सरकार हमारी ही होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पर भी हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, हम उसको एक फुल फ्लेजेड फेयर इलेक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन स्टिल वी कॉल इट अ गवर्नमेंट। एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जो राज कर रही थी। उस टाइम पे भी हमारे जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। It was now necessary to install the first डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के साथ, इलेक्शंस के साथ, एक फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ हमारी देश में सरकार बननी ज़रूरी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग रूल्स लिखे हैं कि किस तरह से इलेक्शन होगा हमारे देश में। नाउ द मशीन हैड टू पुट इन प्लेस। ठीक है, अब हमारी मशीनरी को, हमारे देश को काम करना था। इनिशियली इट वॉज दो दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स, मतलब थॉट, अच्छा इनिशियली ये सोचा गया था कि कुछ ही टाइम की बात है, कुछ महीनों की बात है, वी विल हेल्ड
a very good election. The Election Commission of India was set up in January 1950. Very important. Election Commission जो है हमारे देश का, वो जनवरी 1950 में ही सेटअप हो गया था. सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने थे, और कंट्री का पहला जनरल इलेक्शन वो 1950 के थोड़े टाइम बाद ही सोचा था कि करेंगे. देखते हैं आगे क्या हुआ. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही है. इंडिया का जो साइज़ है, जो उसका लैंड मास है, वो हमेशा से ही ऐसा है. ऑब्वियस सी बात है ये. तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ करना, आज भी अब जब इलेक्शन होते हैं, हालांकि अब हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, बट स्टिल पूरा 1 या 2 महीने लग जाते हैं आज भी इलेक्शन कंडक्ट कराने में. तो उस टाइम तो हम पहली बार ये चीज़ कर रहे थे, तो 1-2 महीने में तो काम ये होने नहीं वाला था. ऊपर से पहली बार कर रहे थे, कुछ आइडिया नहीं था. तो होता है ना, जो पहली बार हम कोई चीज़ करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं. तो वही सब चीज़ें हुई. होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. आज भी देश में जब इलेक्शन होता है तो हमारे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है. उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीतते हैं. तो ऐसे ही, अब ये चीज़ पहले से डिसाइडेड तो थी नहीं, वो पहली बार ऐसा होना था कि हमारे पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना था. तो किस तरह से हम अपने देश को डिवाइड करते छोटे छोटे पार्ट्स में, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनाते कि फिर उन पार्ट्स में, जैसे कि एक स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो ऐसे ही पूरे देश को अलग अलग क्लासेस में बांटना था, और उन क्लास के बच्चों से हमें वोट कराना था, और फिर एक लीडर उनमें से खड़ा होता जो इलेक्शन जीतता, और फिर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है एंड सो ऑन, वो रूलिंग पार्टी होती, मेजॉरिटी जिसके पास होती, तो एंड सो ऑन. तो ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत टाइम गया, बहुत प्लानिंग गई. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, मतलब लिस्ट ऑफ द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट. इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिसमें कि पता होता है, जिसमें लिखा होता है, लिस्ट होती है उन लोगों की हु आर एलिजिबल टू वोट. एज वी ऑल नो 18+ जो है हमारे इंडिया में, ये लीगल एज है कि आप वोट कास्ट कर सकते हो. Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. जब हमारी पहली इलेक्टोरल रोल, पहला लिस्ट जो हमारी तैयार हुई वोटर्स की, उसमें हमने ये देखा कि नियरली 40 लाख वुमेन, 40 लाख महिलाओं के नाम जो हैं उसमें नहीं लिखे थे. उनके नाम कैसे लिखे थे कि वाइफ ऑफ दिस, डॉटर ऑफ दिस. उनकी खुद की आइडेंटिटी, खुद का नाम था ही नहीं. हाँ, हमने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस. आई एम वेरी प्राउड दैट आर कंट्री, जिसने हमारा पहला इलेक्शन जो हुआ उसमें महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिला. बट उस टाइम पर लोगों की मेंटालिटी अलग थी, आज भी है. बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने घर की औरतों को बोलते हैं नहीं तुम इसी को वोट देकर आना एंड ऑल ऑफ दैट. बट उस टाइम पर ये कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर थी. दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ अ डॉटर ऑफ, मतलब लड़कियों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो किसी की पत्नी और किसी की बेटी के नाम से ही जानी जाती थी. तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी कि अब वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ किसी का नाम थोड़ी हो सकता है. तो ऐसे वो इलेक्टोरल रोल कैसे बनाया जाए, लिस्ट कैसे बनाई जाए. इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया ऐसी एंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना, एंड ऑर्डर्ड अ रिविजन इफ़ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ़ नेसेसरी. उन्होंने कहा कि रिविजन करो इस लिस्ट का, दोबारा से लिस्ट बनाओ और डिलीट कर दो ये सारी चीज़ें जो वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ करके लोगों ने सबमिट कर दिए हैं नाम. प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज. मैमथ मतलब बहुत मुश्किल काम था, जैसे कि मैंने बताया आपको सारी कहानी. नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर. ऐसा इलेक्शन कभी आज से पहले नहीं करा गया था पूरी दुनिया में. एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स. 18+ 18+ के 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे. 3200 MLAs थे. 489 लोकसभा के मेंबर्स थे. एंड ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट. 17 करोड़ में से केवल 15% लोग ऐसे थे जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, जिनको पता था इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और हम जो वोट देंगे उसका क्या फ़ायदा है, क्यों ज़रूरी है. सिर्फ 15% लोगों को पता था.
Therefore, the election commission had to think of some special method of voting कि जिस तरह से लोगों को समझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि इलेक्शन और वोटिंग कितना ज़रूरी है। तो इस एक स्पेशल मेथड जो है वो निकाला गया था। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 लाख ऑफिसर्स को ये ट्रेन करा कि आप किस तरह से लोगों को बताओगे, किस तरह से वोटिंग कराओगे, फ्री और फेयर होनी चाहिए। उसके लिए 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे उनको भी नहीं पता था, सबके लिए फर्स्ट टाइम था, तो सभी को ट्रेन करना ज़रूरी था। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। एक ऐसी कंट्री जो इलिटरेट है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% से तो ज़्यादा ही लोग इलिटरेट थे, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स के 15% जो लोग थे सिर्फ वही पढ़े लिखे थे और सब अनपढ़ थे। एक ऐसी कंट्री जो अभी अभी पार्टीशन से गुजरी है, जो बढ़ते बढ़ते बची है, छोटे छोटे मतलब पार्टीशन तो हुआ, बट जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से हमने अपने देश को और पार्टीशन से बचाया था। हम गरीब थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, और इतना बड़ा साइज़ था, इतने सारे लोग थे। तो इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना, ये पहला जनरल इलेक्शन था जो एक डेमोक्रेसी का एक टेस्ट था कि क्या एक गरीब और अनपढ़ कंट्री में डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है। क्योंकि तब तक डेमोक्रेसी सिर्फ प्रॉस्परस कंट्रीज़ में ही रही थी, जैसे कि यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, जहाँ के लोग हमेशा से ही मतलब उनके टाइम पे वो आज़ादी पहले मिल गई उन लोगों को, अमेरिका में तो बहुत पहले मिल गई थी, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने आप को सुधार लिया, अपनी कंडीशन को उन्होंने ठीक कर लिया था उस टाइम तक। लेकिन इंडिया की कंडीशन अगर उस टाइम की बात करें तो बहुत ख़राब थी। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन। जैसे कि मैंने अभी बात भी करी थी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने वोटिंग राइट्स महिलाओं को नहीं दिए थे, लेकिन इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। आई थिंक आप सबको ये टर्म पता होगी, मतलब वही कि 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जो थे वो एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। A cartoonist impression of the election commission found by the Congress to choose party candidates in 51। ये नीचे देख रहे हैं आप, नीचे इतने सारे लोग हैं, ऊपर सारे नेता बैठे हैं इलेक्शन कमेटी कि किसको नेता बनाया जाएगा, किसको एमपीज़ और एमएलएज के लिए टिकट दी जाएगी काइंड ऑफ। ईवीएम मशीन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले बैलेट पेपर पर हम नाम लिखते थे कि हम कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और फिर हम उसको बॉक्स में डाल देते थे। फिर एक एक पर्ची निकाल कर उसको अलग अलग करते थे जो हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग होते थे। फिर उन पर्चियों को गिना जाता था, बहुत सारे घोटाले भी होते थे। बट नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो वोट को काउंट करती है और हमें एग्जैक्ट डाटा बताती है। बाय 2004 द इंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू द ईवीएम, और पहली बार 1990s के एंड में इलेक्शन कमीशन जो है उसने ईवीएम का इस्तेमाल करना शुरू करा था। Now, an Indian editor called it the biggest gamble in history। एक बहुत फेमस इंडियन एडिटर हैं, उन्होंने इसको बोला, हमारे पहले इलेक्शन को बोला बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का फेलियर देखने के लिए, उसको कन्फेस करने के लिए। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, जो एक ब्रिटिश मेंबर था इंडियन सिविल सर्विस का, जो आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें एक ब्रिटिश मेंबर था, उसने बोला था अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू विद एस्टॉनिशमेंट द एब्सर्ब फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। मतलब उसने हमारे देश को इलिटरेट बोलकर, इलिटरेट लोगों का देश बोलकर, जो कि एग्जैक्टली था भी, एक मजाक बनाया था कि मतलब डेमोक्रेसी विल बी अ फेलियर इन दिस कंट्री इन विच वी हैव मिलियंस ऑफ वोटर्स हु आर इलिटरेट। द इलेक्शन हैड टू पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 51 टू Feb 52। ऑलमोस्ट 4-5 महीने लगे हमारे इलेक्शन को होने में, जो कि 2 बार पोस्टपोन भी हो गया था। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 52 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 52। हाँ, हालांकि अक्टूबर से इलेक्शन शुरू हो गए थे, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में जनवरी 52 में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने जनवरी में डाला था, तो इसलिए इसको 1952 इलेक्शन बोला जाता है।
इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, 6 महीने कैंपेनिंग के लिए, पोलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए लिए गए. इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव. देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट. मतलब उस टाइम पर कांग्रेस थी एक बहुत ही डोमिनेटिंग पार्टी, बट स्टिल पार्टीज़ बहुत सारी थी. देर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट. हर एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स थे. द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग. जिस तरह से वोटर्स ने पार्टिसिपेट करा, जिस तरह से जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा, इट वॉज रियली एनकरेजिंग. मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस. आज तक भी हमारा 100% वोट काउंट कभी नहीं होता है कि 100% लोगों ने आकर वोट डाला. बल्कि इतना लोगों को आज पता भी है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एक इंसान के लिए एक एज अ सिटीज़न हमारा कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट डालना, टू कास्ट वोट. बट उस टाइम पर जब ये फर्स्ट टाइम हो रहा था सब कुछ, तब भी लोगों में इतना था, लोगों में ये जागरूकता थी कि वी हैव टू वोट. तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग आए आगे और उन्होंने वोट करा. When the results were declared, these were accepted as fair and even by the losers. मतलब जो इलेक्शन हार गए थे कांग्रेस के जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने भी इस इलेक्शन को एज बिल्कुल फेयर माना. द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग. अब जो ऊपर हमने अभी क्रिटिक्स के बारे में पढ़ा था, ये सब कि क्या क्या बोल रहे थे हमारे कि इंडिया जो है विल बी अ फेलियर, एक गरीब और अनपढ़ देश में डेमोक्रेसी कभी नहीं हो सकती, उन सब को हमने रॉन्ग प्रूव करा. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड. जो लोग थे, जो इंडिया से बाहर के लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. आई थिंक आई हैव मिस्ड 2-3 लाइन्स. हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव कन्फाउंडेड ऑल दोज स्केप्टिक्स हु थॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज टू रिस्की एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री. मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापा था कि उन सबके मुंह बंद हो गए हैं जिन्होंने बोला था कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत रिस्की होगा एक ऐसी कंट्री में इलेक्शन करना. हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बोला था, देयर इज़ अ यूनिवर्सल अग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली. इंडिया में जो चीज़ें हुई हैं, इंडिया ने अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करा है. इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर के लोग थे, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बोला. इंडियाज़ जनरल इलेक्शंस ऑफ 52 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. इस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया गया कि गरीबी में और इलिटरेसी की वजह से कोई भी देश डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकता, नहीं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता. ये बिल्कुल खारिज कर दी गई चीज़. इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड anywhere in the world, irrespective that if a country is poor or illiterate and whatever. Congress dominance in the first 3 general elections. General elections कितने सालों में होते हैं? हर 5 साल में होते हैं. कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था फर्स्ट 3 years, मतलब 15 years तक कांग्रेस ने राज करा था, कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था. अब वो कैसा था, क्या क्या चीज़ें हुई, वो अब हम पढ़ने वाले हैं. द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनी वन. ऑब्वियसली क्योंकि कांग्रेस ही थी आज़ादी से पहले भी जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, जिसको सब आज भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को इसीलिए वोट देने जाते हैं क्योंकि भैया कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलवाई थी, ये माइंडसेट के साथ. तो उस टाइम पर भी ऑब्वियसली वही माइंडसेट था. और बहुत सेकंड रीज़न ये है कि कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं था जो इतना पॉपुलर हो, जिसको मेजॉरिटी मिले लोगों की. तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसने किसी को सरप्राइज़ नहीं करा. सबको पता था कांग्रेस ही जीतने वाली है एंड जवाहरलाल नेहरू विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर. National Congress was expected to win this election. The Congress Party, as it was popularly known, had inherited the legacy of the national movement. उसको बोला जाता था कि उसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है. इट वॉज़ द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जिसको दुनिया में, दुनिया कह रही हूँ, जिसको हमारी कंट्री में, इंडिया में सब लोग जानते थे. क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल में, आपको हर कोई जानता है. अब अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो किसी कोई अनपढ़ होगा या फिर कोई बिल्कुल छोटा बच्चा भी होगा, उसको भी पता है भाई मोदी जी कौन है. क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो ये पॉपुलैरिटी है ये हर जगह तक पहुँची है, ग्राउंड लेवल तक पहुँची है. वही पॉपुलैरिटी उस टाइम पर कांग्रेस की थी कि लोगों को पता था
ग्राउंड लेवल पर कि कौन है, इन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, कांग्रेस एक पार्टी है जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, एंड हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, और ये सब चीज़ें सबको पता थी, तो इसीलिए सबने उन्हीं को वोट दिया. It was the only party then to have an organization spread all over the country, and finally in Jawaharlal Nehru the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. सबसे ज़्यादा popular और charismatic leader थे. He led the Congress campaign and toured through the country. उन्होंने जो campaigning होती है election के लिए उसमें उन्होंने पूरी country में tour करा. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. बहुत सारे लोगों को surprise भी मिला. The party won 364 of the 489 seats in the Lok Sabha. 364 सीट्स मिली थी 489 में से, एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर. मतलब और जो लोग खड़े हुए थे कंपेटिटर थे उनसे बहुत ज़्यादा आगे था. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वॉन ओनली 16 सीट्स. जो CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, उसने वो सेकेंड नंबर पर थी, उसने 16 सीट्स जीती थी. मतलब और जो मतलब जितने भी वोट्स ये सीट्स ये बच गई 489 में से 364, तो जितनी भी ये बची उनमें से 16 CPI की थी और दो चार सीट्स और पार्टीज़ की थी. बिकॉज एज यू ऑल नो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्टिंग से ही. द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस. जो स्टेट इलेक्शंस थे वो लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही हुए थे. जैसे कि अब CM के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, यूपी में अलग है, गुजरात में अलग हैं, पर ये एक साथ ही हुए थे. द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल. इवन स्टेट गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में भी कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा अच्छे से विक्ट्री हासिल करी थी. इट वॉन अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रेवनकोर, कोचिन, पार्ट ऑफ टुडेज केरला. केरला में एक पार्ट है ट्रेवनकोर, वहाँ छोड़ के, बस उस एक जगह को छोड़ के, और हर जगह पर मेजॉरिटी थी कांग्रेस की. मद्रास एंड उड़ीसा. फाइनली इवन इन दीज स्टेट द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट. लेकिन अब फाइनली थोड़े टाइम बाद कांग्रेस ने यहाँ पर भी अपनी सरकार बना ली थी. सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, एंड एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. A look at the electoral map on the previous page would give you a sense of the dominance of the Congress party during the period of 52 to 62. 10 years के लिए इसमें दिखाया गया है. जो येलो लाइन है वो है स्टेट्स रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग 52 टू 67. केरला यहाँ पर जो रेड है, सिर्फ केरला जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट इसने रूल करा था, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी. वरना देखिए जम्मू कश्मीर और केरला को छोड़ देंगे तो पूरा इंडिया टोटली कांग्रेस ने कवर किया हुआ था. सो बहुत ही मैसिव विक्ट्री थी. इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 57 एंड 62 रिस्पेक्टिवली, जो दूसरे और तीसरे जनरल इलेक्शंस हुए थे आफ्टर 5 years, द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजिशन and winning the 3/4 of the seats. None of the opposition parties could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress. जितना कांग्रेस सीट्स जीत जाती थी उसकी 1/10 भी उसकी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी जीत नहीं पाती थी. द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन अ फ्यू केसेस, जैसे कि केरला, वहाँ पर कोलिजन हुआ था, CPI गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस, कांग्रेस ने पूरे इंडिया को, पूरे नेशन को एंड स्टेट गवर्नमेंट सब पे अपना कंट्रोल करा था. द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आर इलेक्टोरल सिस्टम. द कांग्रेस वॉन 3 out of every 4 seats, बट इट डिड नॉट इवन गेट हाफ ऑफ द वोट्स. ये थोड़ा सा जो हमारा वोटिंग का सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. जिसको ज़्यादा पहले ज़्यादा वोट मिल गए, मेजॉरिटी लाइन से ज़्यादा हो गया, दैट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर. जो हमारा FPTP सिस्टम है उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको वोट्स भी कम मिले हैं लेकिन अगर आपको ऑपोजिशन से ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब अगर आपको 100 वोट्स हैं और ऑपोजिशन को 20 वोट मिले हैं, आपको 30 वोट मिले हैं, तो लास्ट के जो हमारे 70 बचे हुए वोट थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको ऑपोजिशन से 1 वोट भी ज़्यादा मिल गया तो यू विल बी डिक्लेयर्ड विनर. तो उनको वोट्स ज़्यादा नहीं मिलते थे कि मतलब 100 है तो 100 के 100 वोट्स उन्हीं को जा रहे हैं. और ऐसा क्यों भी होता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो वोट नहीं डालने जाते थे.
तो हमारा जो ये FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा, उसकी वजह से होता है कि जो जितने भी सीट्स जो है कांग्रेस जीत रहा था उसमें द कांग्रेस पार्टी वाज नॉट इवन गेटिंग द हाफ ऑफ द वोट्स। इन 52 फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने 45% टोटल वोट्स जीते थे और 74 सीट्स जीती थी। क्यों? क्योंकि वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि ऑपोजिशन पार्टी से ज़्यादा आपके वोट्स हैं या नहीं हैं। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट्स, सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री। और उसने जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी, वोट्स के बारे में अगर देखा जाए तो उसने 10% वोट्स हासिल करे थे, लेकिन बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स। ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जैसा कि हमें लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, द पार्टी दैट गेट्स मोर सीट्स देन अदर टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रपोर्शनल शेयर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 100 सीट्स चाहिए, 100 का आपका है, ये 100 पे आपकी विनिंग लाइन है, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो 20 पे अटक के रह गया, आप 25 पे अटक के रह गए, तो जो 25 वाला होगा दैट विल बी कंसिडर्ड विनर। चाहे आप 100 तक पहुँचो मत पहुँचो, अगर आपके पास ऑपोजिशन से 1 वोट भी ज़्यादा है, 1% वोट भी ज़्यादा है, यू विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। This is exactly what worked in the favor of Congress. If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. ठीक है, अगर हम सारे opposition को मिला दें तो वो कांग्रेस से ज़्यादा बेटर होता है। यही वजह थी कि फिर बाद में लोगों ने कोलिजन बनाना शुरू करा, सारे opposition पार्टी साथ में आ जाती थी so that they can fight back against the one ruling party. सो द कांग्रेस वॉज स्टिल वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज टू विन। इसीलिए कांग्रेस जो थी वो ऑलमोस्ट 3 बार जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पर स्टोरी है केरला में, सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पर है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, अब कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसका नेचर कैसा था, किस तरह का डोमिनेंस था? इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इंडिया पहली ऐसी कंट्री नहीं है। वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उन कंट्रीज़ में और इंडिया में। इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। लोगों ने डोमिनेंस तो करा है बट उन्होंने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करा है, डेमोक्रेसी को दाव पर रखकर उन्होंने डोमिनेंस करा है। लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चूज़ करना। तो जब आपके पास एक ही इंसान इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो फिर चूज़ करने का ऑप्शन ही कहाँ है? जब एक ही पार्टी खड़ी होनी है, उसका एक ही लीडर आपका प्राइम मिनिस्टर या जो भी है लीडर बनना है, तो फिर इलेक्शन और डेमोक्रेसी का फिर क्या ही मतलब है? सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी और इलेक्शंस रह जाते हैं, एक्चुअली में वो डेमोक्रेसी नहीं होती। सम अदर्स लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया आर इफेक्टिव वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। और कुछ कंट्रीज़ में मिलिट्री का इतना ज़्यादा डोमिनेंस होता है कि वो सिर्फ कहने के लिए डेमोक्रेसी होती है और एक्चुअली में वहाँ मिलिट्री रूल कर रही होती है, जो पाकिस्तान में भी बहुत सालों तक रहा था। Until a few years ago, Mexico, South Korea, Taiwan, ये सब भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। What distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions। जितनी भी हमारी democratic conditions थी, कुछ भी गलत, कुछ भी इलीगल या डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ भी नहीं करा गया था, लेकिन स्टिल कांग्रेस वॉज डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के सामने कोई और स्ट्रॉन्गर पार्टी नहीं थी, मतलब डेमोक्रेटिक था। जब लोगों को चाहिए ही कांग्रेस था, लोगों की चॉइस ही कांग्रेस थी, तो फिर कुछ इलीगल कैसे हो सकता है? मैनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। मतलब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे थे उसके अगेंस्ट में, बट कांग्रेस वॉज winning again and again. This was similar to the dominance the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. apartheid जो वहाँ पर जो रेसिज्म होता था, काले गोरों के बीच फ़र्क किया जाता था, उसके एंड होने के बाद जो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस थी उसका भी ऐसा ही डोमिनेंस रहा था साउथ अफ्रीका में। The roots of this extraordinary success of the freedom the success of the Congress partly go back to the legacy of the freedom struggle। जैसे कि मैंने बताया कि आज भी कांग्रेस को माना जाता है कि उसी की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच थे कांग्रेस से।
कांग्रेस जो है वो हमारी नेशनल मूवमेंट का इनहेरिटर माना जाता है कि नेशनल मूवमेंट उसी ने ही इनहेरिट करा, उसी ने ही आगे बढ़ाया, उसी ने ही सब कुछ करा. मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स. जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने हमारे देश को यूनाइट करा. लोग कितने ज़्यादा उनको अच्छा मानते थे, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, और अब अगर वही इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो क्या लोग उनको वोट्स नहीं देंगे. तो ये लोगों की भी एक थी कि जो जिन लोगों को उन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए देखा था, अपने देश के लिए जान पर से खेलते हुए देखा था, अब वही लोग उनके कांग्रेस के कैंडिडेट्स बन के इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे. तो वो इमोशनल होकर उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्ट के लिए उनको वोट दे रहे थे. द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो आज़ादी से पहले भी इंटरिम गवर्नमेंट में जो जितने भी लोग थे मोस्टली कांग्रेस के थे. तो कांग्रेस जो थी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी. द अदर पार्टीज़ को इवन मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखती थी. वो भी चीज़ें सोच लेती थी जो और पार्टीज़ अभी सोच भी नहीं पाते थे. द कांग्रेस मतलब जब तक उनकी स्ट्रैटेजी बनती थी और किसी पार्टी की, कांग्रेस अपना कैंपेनिंग शुरू कर देती थी. In fact, many parties were formed. Many parties were formed only around independence or after that. Thus, the Congress had the first of the blocks advantage. जैसे कि मैंने बताया कि आज़ादी से पहले भी कांग्रेस थी, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जो एग्जैक्टली आज़ादी के बाद ही आई थी मैदान में. तो कांग्रेस पहले से थी तो उसका भी एडवांटेज उसको मिलता था. By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we have seen in the maps. ऊपर जो भी मैप था उसमें भी बताया था कि कितना ज़्यादा कांग्रेस ने अपने आप को स्प्रेड करा. Most importantly, as the Congress was still recently a national movement, its nature was all inclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress party. मतलब क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक ग्राउंड लेवल पे लोगों को जानती थी, उनकी समस्याओं को समझती थी, उनको बहुत सारे लोग थे वो लोकल नेता थे वहाँ के, जो बड़े नेताओं को भी जानते थे और अपने लोगों को भी जानते थे, उनकी दिक्कतों को भी जानते थे. तो एक जो उनका नेटवर्क था उसकी वजह से भी कांग्रेस का डोमिनेंस रहा. कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन. You have already studied the history of how Congress evolved with its origin 1885 as a pressure group की तरह ये evolve हुई थी, जिसमें educated, professional और commercial classes को लिया गया था, mass movement किया गया था 20th century में. This laid the basis of its eventual transformation into a mass political party, जिसकी वजह से ये eventually एक mass political party बन के सामने आई थी और उसका domination भी रहा था हमारे political system में. Thus, the Congress began as a party dominated by the English-speaking, upper caste, upper middle class and urban elite. स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी उसका जो पार्टी थी वो डोमिनेटेड थी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों से, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट्स, जो अमीर और एलीट लोग होते थे, उनसे ही ये पूरी कांग्रेस बनी हुई थी. बट विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिस तरह से हमारे नेशनल स्ट्रगल में सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और सॉल्ट मार्च और जितनी भी चीज़ें ये हुई थी, उन्होंने जो सोशल बेस था कांग्रेस का उसको बढ़ा दिया था. मतलब जो चीज़ें आज़ादी से पहले हुई थी वही कारण थे कि कांग्रेस इतना ज़्यादा लोगों के सामने आ पाई, इतना ज़्यादा फेमस थी, इतना ज़्यादा पॉपुलर थी ऑलरेडी, और अब वही लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो लोग उन्हीं को वोट दे रहे थे क्योंकि वो उन्हीं को जानते थे. तो जितना भी चीज़ें आज़ादी से पहले हुई उसने लोगों को साथ में ले आए. सोशल बेस जो था वो बढ़ गया था. हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जिन लोगों के आपस में इंटरेस्ट भी नहीं मिलते थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो BR अम्बेडकर थे, उनके बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में थी कांग्रेस के, लेकिन स्टिल ही वॉज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस. जब कांग्रेस बनी तो ही वॉज द लॉ मिनिस्टर देयर. क्या आप अभी सोच सकते हो कि सिर्फ अपने देश के लिए कांग्रेस का कोई लीडर, कोई बहुत बड़ा लीडर बीजेपी में शामिल हो जाए, या देश के लिए कुछ काम करने के लिए बीजेपी का कोई लीडर कांग्रेस में शामिल हो जाए? ऐसा नहीं होता आजकल, बट उस टाइम पर ऐसा होता था. जो लोग इसके अगेंस्ट में भी थे वो भी इन्हीं के साथ काम करते थे, बिकॉज उस टाइम पर डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होती थी. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper caste class professionals to agricultural based लीडर्स एंड विद अ रूरल ओरिएंटेशन. जो गांव खेड़े के लोग थे, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, उन तक हमारी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी पहुंची थी.
और इसीलिए इसका सोशल बेस इतना वाइडन हो गया था. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन. रेनबो होता है ना, जिसमें सारे कलर्स होते हैं. तो कांग्रेस में भी हर तरीके के कलर्स थे, हर सोसाइटी के लोग थे, हर क्लास हर कास्ट के लोग थे, अलग अलग इकोनॉमिकली जो अमीर गरीब सब लोग थे उसमें, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग थे, हर तरीके के लोग कांग्रेस में थे. Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often they did not and continued to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अलग अलग beliefs को follow करते थे, तो वो कांग्रेस से अलग भी हो गए और कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी थे. In this sense the Congress was an ideological coalition. Ideological मतलब सोच, एक आइडियोलॉजी थी अलग अलग लोगों की जो मर्ज होकर सिर्फ इंडिया के लिए, देश के लिए कुछ काम करना चाहती थी. कोलिशन मतलब साथ में आना. तो कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन बन गई थी क्योंकि उसमें एकोमोडेट हो गए थे हर तरीके के लोग, रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड द राइट एंड लेफ्ट. राइट एंड लेफ्ट होते हैं जो लेफ्टिस्ट विंग होते हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं. राइटिस्ट और थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, पुराने ख्यालातों को मानने वाले लोग होते हैं. राइटिस्ट जैसे कि बीजेपी पार्टी हो गई. एक्सट्रीमिस्ट जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट मतलब लड़ाई झगड़ा और थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं. मॉडरेट जो थोड़े से कि डिप्लोमेसी से काम हो जाए, मॉडरेशन से थोड़ा काम हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े. कंजर्वेटिव जो कि पुराने ख्यालातों को मानने वाले लोग होते हैं. रेडिकल जो कि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं कि रेडिकल चेंजेस हो जाएं. रेवोल्यूशनरी जो कि रेवोल्यूशन चाहते हैं कि देश में रेवोल्यूशन आता रहे. तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अलग अलग सोच होती है लोगों की. तो हर तरीके का आइडियोलॉजिकल कोलिजन कांग्रेस के अंदर था. उसमें रेवोल्यूशनरी लोग भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड द राइट एंड लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर. मतलब जो सबका मिक्स थे, सेंटर में थे, जो हर किसी को थोड़ा थोड़ा मानते थे, उसके भी सारे शेड्स थे. द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट, इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो लोग जिनकी अपनी एक सोच थी, एक अपना एक मास ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अपनी छोटी सी पार्टी थी, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, इवन उन लोगों को भी कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करा जाता था. दे वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. ठीक है. तो कांग्रेस ने अपना सोशल स्ट्रक्चर बहुत वाइड किया हुआ था, बहुत ज़्यादा अपने अंदर जितने भी आइडियोलॉजीज़ थी उन सब को अपने अंदर लिया हुआ था. Some of these like the Congress Socialist Party later separated from the Congress and became opposition parties. कुछ एक थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि पहले कांग्रेस का ही पार्ट थी, बाद में खैर वो अलग हो गई थी. Despite differences regarding the methods, specific programs and politics, the party managed to contain if not resolve differences and build a consensus. मतलब अगर वो अपने differences को resolve नहीं कर पाती थी तो वो एक consensus पे पहुंच जाते थे जिसमें वो manage कर लेते थे सारी चीज़ें. टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. अब ये जिस तरह के जो लोग थे, हर तरीके के लोग आपने उसमें जोड़े हुए हैं कांग्रेस में. अब जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा आइडियोलॉजी वाले लोग होंगे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना, डिफरेंसेस होना बहुत आम बात है, जो कि इंडिया में भी होता है. ठीक है. तो अब उस चीज़ को मैनेज कैसे किया गया. दिस कोलिशन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कांग्रेस, जो कोलिशन लाइक कैरेक्टर था कांग्रेस का, वो उसको एक स्ट्रेंथ भी देता था लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक कमज़ोरी भी था. फर्स्टली अ कोलिशन एकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट. ठीक है. मतलब कोलिशन में हर तरीके के लोग होते थे. देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशूज़. मतलब किसी भी इशू को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करके हाँ नहीं बोल सकते थे क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था. तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिसीजन को लेने में हर किसी के व्यूज़ लिए जाना और एक बैलेंस बनाना सारे व्यूज़ को लेकर, ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था. कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते थे, इंक्लूसिवनेस लानी पड़ती थी एक कोलिशन को बनाने के लिए. दिस स्ट्रैटेजी पुट द ऑपोजिशन इन अ डिफ़िकल्टी, जिसकी वजह से ऑपोजिशन में ये बड़ा ही एक डिफ़िकल्टी वाली चीज़ थी कि हमारे मतलब जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के भी लोग कांग्रेस में हैं.
तो अब हम एज एन ऑपोजिशन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में सब कुछ सेटल कर लेते हैं, एक बैलेंस बनाकर चीज़ों को डिसीजन सुना देते हैं, सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इंक्लूसिवनेस बिहेवियर रखते हैं। सो एक ऑपोजिशन का वर्क ही क्या रह गया फिर। Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम की करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम आइडियोलॉजी का इंसान है, वो भी एक ऐसी पार्टी में है जो हिंदू आइडियोलॉजी वाली है, तो वो बहुत ही मास स्ट्रगल भी कर रहा है, वो उस पार्टी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है, और उसकी सुनी भी जा रही है पार्टी में, जो पार्टी में वो पर्टिकुलर मुस्लिम लीडर है उसकी सुनी भी जा रही है। तो फिर जो बाहर के ऑपोजिशन लीडर्स होंगे XYZ, अगर वो मुस्लिम होंगे, तो फिर उनको ये बहुत डिफ़िकल्टी नहीं हो जाएगी कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं एज अ मुस्लिम लीडर, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो ऑलरेडी उस पार्टी में है, क्योंकि उस पार्टी में एक ऐसा लीडर है जो मुस्लिम है, उस पार्टी के साथ है और कॉम्प्रोमाइज़ करके और साथ में लेकर चल रहा है सारी चीज़ें, हमारी चीज़ों को भी मुस्लिम एज अ मुस्लिम पर्सन वो हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है उस पार्टी में। तो ऑपोजिशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। सेकेंडली, इन अ पार्टी दैट हैज़ द नेचर ऑफ अ कोलिजन, देर इज़ अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेज एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। अब जो थोड़ी डिफ़िकल्ट वाली बात थी फॉर कांग्रेस, वो ये थी कि क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो डिफरेंसेस होते थे, हर किसी के अपने अपने एम्बिशंस होते थे, उन सब को एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता था। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने कोशिश करी फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये चीज़ करने की कि सबको खुश रखा जाए, सब हमारे साथ रहे, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। That is why even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. अगर किसी को कांग्रेस की कोई बात नहीं अच्छी लगती थी तो वो पार्टी में रहकर उसको क्रिटिसाइज़ करता था, पर ऐसा नहीं होता था कि वो ऑपोजिशन में जाकर कि वो पार्टी छोड़ दे और ऑपोजिशन का लीडर बन के फिर उनके अगेंस्ट कुछ बोले। ऐसा नहीं होता था, वो पार्टी के अंदर रहकर ही चीज़ों को सॉल्व करता था। कुछ टाइम तक यही चीज़ें चल रही थी। दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस, और यही जो ग्रुप्स थे पार्टी के अंदर उनको फैक्शंस बोला जाता था। जो ये कोलिजन नेचर था कांग्रेस पार्टी का, उसने उसको टॉलरेट करा एंड इन फैक्ट एनकरेज करा और बहुत सारे फैक्शंस को अपने अंदर इंक्लूड करने के लिए, अपने आप को और बढ़ाने के लिए। सम ऑफ दीज फैक्शंस वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। कुछ फैक्शंस जो थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल तो जो थे वो आइडियोलॉजिकली जुड़े थे अपने अलग सोच की वजह से, बट वेरी ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड इन पर्सनल एम्बिशंस एंड राइवलरीज। लेकिन कुछ फैक्शंस ऐसे थे जो पर्सनल एम्बिशन के लिए, पर्सनल राइवलरी के लिए आए थे, अपनी पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल एम्बिशंस और राइवलरीज को ज़्यादा करते थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मतलब हालांकि इवेंचुअली कांग्रेस के बहुत सारे डिविजन्स हो गए, लेकिन उस टाइम पर स्टार्टिंग के 3 इलेक्शंस तक कांग्रेस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, क्या बोलना चाहिए, ज़रूरी बन गया था, और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथ बन गई थी उस पार्टी की। Since there was a room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out from and form a new party. Again, the same thing is there. Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. बहुत सारे जो state units थी कांग्रेस की, जो state governments थी, वो बहुत सारे factions को मिलकर बनी हुई थी. The factions took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party. Centrist मतलब हर किसी की सुनने वाली, हर तरीके के लोग वहाँ हैं, हर तरीके की आइडियोलॉजी वहाँ है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे कि इंडिया डाइवर्स है, वैसे ही ये पार्टी भी डाइवर्स है। द अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। दे वर फार रिमूव्ड फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो थी वो इसको ख़त्म करना चाहती थी फैक्शन को, बिकॉज ये उनके अगेंस्ट में चीज़ें करता था। दे वर नॉट ऑल्टरनेटिव्स टू बी द रूलिंग पार्टी, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, सेंसर्ड एंड इन्फ्लुएंस द कांग्रेस। ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। और जो ये फैक्शन का सिस्टम था ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म करता था, बैलेंस करके चीज़ों को चलता था।
पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कांग्रेस के अंदर ही चल रहा था. इन दैट सेंस द फर्स्ट डेकेड जो था इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का, उसको कांग्रेस सिस्टम की तरह देखा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में. अब स्टार्टिंग में तो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज़ किस तरह से आने लगी. एज वी हैव नोटेड अबव, इट इज़ नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. हमने देखा था कि इवन फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी. Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties, multi-party democracy. Some of these had come into being even before the first general elections of 52. 60s and 70s तक आते आते बहुत सारी opposition parties आ गई थी. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representative in the Lok Sabha, yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. ठीक है, अगर वो पार्टीज़ नहीं होती तो शायद हमारा देश भी फिर वन पार्टी सिस्टम बन जाता चाइना की तरह. ऑपोजिशन की वजह से ही हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो मेंटेन रहा. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies. जितनी भी मतलब पॉलिसीज़ होती थी उनमें अगर उन्हें कुछ कमी दिखाई देती थी तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस को. दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक. ये ऑपोजिशन पार्टी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है कि इट कीप्स द रूलिंग पार्टी अंडर चेक. कि रूलिंग पार्टी कुछ भी गलती मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी ना कर पाए, उसको एक अंडर चेक रखने के लिए ऑपोजिशन पार्टी का होना ज़रूरी होता है. बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स अलाइव. ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आ रहा है, ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट. दीज पार्टीज़ प्रिवेंटेड द रिप्रेजेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग इनटू एंटी डेमोक्रेटिक. वही चीज़ जो अभी आई हैव एक्सप्लेन्ड. In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग opposition में भी रहते थे, लेकिन यहाँ पर आ गया ना नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा एक दूसरे के लिए, पर धीरे धीरे करके वो लोग एक अगेंस्ट में बोलने लगे. द इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, जो कि इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के बाद रूल करा था उसने, जब तक पहले इलेक्शंस नहीं हो पाते थे, उसमें लीडर्स थे बहुत सारे, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं. उसमें लीडर्स थे इन द कैबिनेट. जवाहरलाल नेहरू ऑफन रेफर्ड टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी एंड इनवाइटेड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण जो जॉइन हिज गवर्नमेंट. जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही ज़्यादा ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सोशलिज्म के, बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. एंड उनके जो लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने उनको भी इन्वाइट करा था दैट प्लीज़ कम एंड जॉइन माई पार्टी. दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप जो था, एक रिस्पेक्ट जो था एक दूसरे के लिए, वो पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइन एंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रू मोर इंटेंस. ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन लेटर ऑन जो पार्टी कॉम्पिटिशन था वो बहुत इंटेंस हो गया. Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. बहुत ही यूनिक है, मतलब ऐसा कभी नहीं देखा. The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups, and interest, and it brought its social and ideological collision. The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others. As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. जो अभी हमने factions के बारे में पढ़ा था, ये वही बात आ गई कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा चीज़ चलता रहा, लेकिन बाद में आकर लोगों ने उसके अगेंस्ट बोलना शुरू करा, उसके अगेंस्ट जाना शुरू करा, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो खड़ी हो गई कांग्रेस के सामने. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country. We shall come to the other phases in the later parts of this textbook. आगे के चैप्टर्स में हम आगे का पढ़ेंगे. So, this was the chapter, the era of one party dominance of the Congress party. Thank you so much.